वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 147 में से 116 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। यानी कि हर बच्चा जो करियर ऑप्ट कर रहा है वो या तो सोशल प्रेशर में कर रहा है या वो अपना प्रेस्टीज के लिए कर रहा है, वो इंटरेस्ट के बेस पे आगे नहीं बढ़ रहा। कोई भी बच्चा 12th पास करता है तो उसके पास इतने सारे कोर्सेज होते हैं, इतनी सारी कॉलेजेस होती है। कैसे चूज करे कि उसके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं है? उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज, वो कैसे चूज करे? जो भी करियर और कोर्स ऑप्ट करने वाले ना, आप 60 साल तक उसी में रहने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और प्राइवेट कॉलेजेस अलग तरह से काम करते हैं। वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं। कॉलेज में से डिग्री लेने के बाद में स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, तो डिग्री लेना एनफ है जॉब के लिए या फिर कुछ अलग से स्किल्स होनी चाहिए? मैंडेटरी है, क्योंकि आपको लर्निंग, नॉलेज, एकेडमिक चीज़ें डिग्री से मिलती हैं। अपने पहले अलग एजुकेशन सिस्टम था, अभी नई जो NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या डिफरेंस है? नया एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च माइंडसेट को बढ़ावा दे रहा है। सरकार भी यही चाह रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारी कंट्रीज का हमने एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया, उसके बाद एक कंपाइल करके जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने हमें दिया है, अब बस ज़रूरत है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की। हर स्टूडेंट का एक कंसर्न रहता है कि जैसे कोई सा भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहे, एक तो इंटर्नशिप पे और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी है एजुकेशन सिस्टम। इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रियंका मैम को। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू सर मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे मैम, आपकी एजुकेशन में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एजुकेशन में जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई, बेसिकली डिग्री के बाद कुछ ना कुछ करना होता है सभी को। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उस वक्त मुझे भी था, क्लैरिटी नहीं थी कि आगे क्या करना है। लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर RAS ऑफिसर हैं, तो आप जानते हैं कि एक उनका सपोर्ट और उनका डायरेक्शन मुझे सही दिशा में ले गया। वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है, तो मैंने खुद को PhD के लिए एनरोल किया, मोटिवेट उन्होंने किया, और उसी से मेरी जर्नी एजुकेशन सेक्टर में स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने फील किया कि एजुकेशन मेरे लिए एक परफेक्ट चॉइस था। बट जैसा आपने बताया कि आपके फादर जो RAS थे, तो उन्होंने नहीं कहा कि आपको कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए आपको? एक्चुअली हम घर में और भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं। वो पहले से ही UPSC और RPSC के लिए रेडी थे, और मुझे कभी भी उसमें नहीं जाना था। मुझे हमेशा से एजुकेशन से प्यार था कि मुझे स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं बचपन से थी। तो मेरे चॉइस को देखते हुए और मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एजुकेशन की तरफ जाओ, जो मैंने फॉलो किया, और आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। आपको तो आपके पिताजी ने डायरेक्शन दे दिया, लेकिन जो बच्चे जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते 12th के बाद में, वो कैसे अपना आगे? देखिए, जब हम थे तब थोड़े सा कहीं ना कहीं बाउंडेशंस थे कि हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटी जानने के लिए उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन आज एक बहुत अच्छा गैजेट्स है हम सबके हाथ में, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए। इसके अलावा जो मैं मानती हूँ, बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोग करियर काउंसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। गाइडेंस 9th स्टैंडर्ड से मिल जाना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, बच्चे को 12th तक भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है। तो आप प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस बच्चा ले सकता है, अपने टीचर से ले सकता है, मेंटोर से ले सकता है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, लेकिन वो स्कूल से बहुत कुछ सीख सकता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी, आज बहुत अवेयरनेस है। जैसे आपने BA किया, MA किया, PhD किया, आपने MBA भी किया, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मेरे को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे आज भी ये फील होता है कि मुझे अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि डिग्री कोई नंबर्स नहीं है, ये आपका एक लर्निंग जर्नी होता है।
आप जो भी सीखते हो, जो बनते हो, वो डिग्री से सिर्फ ये नहीं हो रहा कि हमने इतनी सारी डिग्री इकट्ठी कर ली तो ये वेस्ट है। कुछ भी वेस्ट नहीं है, बल्कि हर डिग्री ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। किसी से मैंने मैनेजरियल स्किल सीखा, किसी डिग्री से मैंने लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में डेवलप की, किसी डिग्री से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। तो हर डिग्री ने कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी में और मेरे करियर में एक वैल्यू ऐड किया है। तो मैं नहीं मानती कि इतना पढ़ना या इतनी डिग्री लेना थोड़ा वेस्ट था। नहीं, वो कुछ भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। जैसे आज आप प्रिंसिपल हो, प्लान किया था आपने प्रिंसिपल बनने का या फिर होता चला गया ये सब कुछ? नहीं, प्लान तो देखिए नहीं किया था और लाइफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती। बस ये था कि एजुकेशन में जाना है और पीएचडी करने के बाद मुझे एक अच्छा एकेडमिशियन बनना है। रीज़न था सोसाइटी कनेक्शंस बहुत ज़्यादा था मेरा, लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, टीम वर्क हमेशा से पसंद था। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अपने डेडिकेशन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ उस हार्ड वर्क को थोड़ा सा ऑनेस्टली से करते गए और फिर फल और रिजल्ट्स ऊपर वाला देते चला गया। तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कोई भी बच्चा 12th पास करता है तो उसके पास इतने सारे कोर्सेज होते हैं, इतनी सारी कॉलेजेस होती है, वो कैसे चूज करे कि उसके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं है? देखिए, कोर्सेज को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले ज़रूरी है स्टूडेंट सेल्फ एनालाइज करे, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसका पर्सनालिटी क्या है, वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वहाँ उसमें वो कितना कंफर्टेबल है। बिकॉज़ देखिए, आप जो भी करियर और कोर्स ऑप्ट करने वाले हैं ना, आप 60 साल तक उसी में रहने वाले हैं। और इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 147 में से 116 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। यानी कि हर बच्चा जो करियर ऑप्ट कर रहा है वो या तो सोशल प्रेशर में कर रहा है या वो अपना प्रेस्टीज के लिए कर रहा है, वो इंटरेस्ट के बेस पे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सिर्फ स्कोप मत देखो, आप सेल्फ फिट भी देखो कि हम कितना फिट हैं उस जो भी हम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, सबसे पहले उसको अपनी पर्सनालिटी से कितना ईमानदारी से आप उसको कर पाएंगे, वो कितना मेरे लिए फ्रूटफुल है, मैं उसमें 100% दे पाऊँगा या नहीं, ये जज करना बच्चे को पड़ेगा। अगर यहाँ उसे कन्फ्यूज़न है तो अगेन काउंसलिंग सेशंस हेल्प, काउंसलर्स बहुत हैं जो हेल्प करेंगे उसे। तो स्टूडेंट को कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए देखिए, वो कॉलेज सेलेक्ट करिए जो आपको ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है, जो लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक्सपोजर दे रहा है, जो भी आपकी सक्सेस में आपको सपोर्ट कर रहा है, हर कॉलेज अच्छा है। कई बार क्या होता है ना, जैसे स्टूडेंट को कुछ और करना है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से, बट घर वालों का प्रेशर रहता है। अपने इंडिया जैसी कंट्री में तो ऐसे होता है कि यार उसके बेटे ने ये कर लिया, हम्म। उसके बेटे ने वो कर लिया, तो हम्म। तेरे को भी यही करना चाहिए। हम्म। तो उस प्रेशर में रहता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। एग्जैक्टली मैं अभी जो आपको बता रही थी वह यही बता रही थी कि सोशल प्रेशर या प्रेस्टीज में पेरेंट्स भी अपने बच्चे को हमेशा वो करने के लिए प्रेशर करते हैं कि देखो पड़ोसी ने ये कर लिया, गुप्ता जी का बेटा इंजीनियर बन गया, वो आईएएस बन। सबकी, हर बच्चा एक हुनर के साथ बड़ा होता है, सब में अपनी क्वालिटी है। आप उसकी क्वालिटी को बचपन से ही थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करो। जब भी आपका बच्चा घर में है, आप उसमें थोड़ा सा उसको टीम वर्क सिखाओ, थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर लाने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसे ये सिखाओ कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, अपनी बातें अपने तक रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे आज, क्योंकि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड ग्लोबली हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो यहाँ कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग आपको बचपन से सिखानी होगी। और थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल है और बहुत ज़्यादा टीचर्स का रोल है। टीचर्स को भी मोटिवेट करना होगा स्टूडेंट को कि आप जिस तरह के हो, आप अपना इंटरेस्ट पहचानो और खुद अपने डिसीजंस लो। डिसीजन मेकिंग पावर देनी पड़ेगी बच्चे को। आजकल का बच्चा बहुत स्मार्ट है, तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, आप मौका तो दो। बट
इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं ना, जो खुद नहीं कर पाते, उनको खुद को जो करना था वो नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही हम्म। होता है कि हम अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी काबिलियत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। उसके लिए काउंसलिंग पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। एक प्रॉपर पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। हम्म। और टीचर्स टाइम टू टाइम अगर स्टूडेंट को ये मोटिवेट करेंगे और ये सिखाएंगे कि इंजीनियर बनना है, अगर आप में इनोवेशन है, अगर आप में कोई चीज़ को डिस्कवर करने का है, तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाओ। अगर आप सोशल साइंस इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करते हो, तो इस तरह से हम उसको फील्ड बता सकते हैं कि देखो बेटा आप इसमें बहुत अच्छे हो, तो आप आर्ट में जाओ। आप कल्चर में हो, अगर आप डांस अच्छा कर रहे हो, तो आप उसमें भी करियर बना सकते हो। यहाँ टीचर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स का ही होता है। वो खुद को एनालाइज करें, खुद के फैसले खुद ले, तभी कुछ बदलाव आएगा। बट उसमें कहीं पेरेंट्स की भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चे ने कह दिया कि मुझे म्यूजिक में जाना है, अब पेरेंट्स को नहीं दिखता उसके अंदर फ्यूचर, तो वो खुद भी इनसिक्योर रहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। पेरेंट्स जो जज करते हैं वो हम्म। हमेशा जॉब स्कोप और अपॉर्चुनिटी पे ही चाहते हैं कि उनका बच्चा वो वाला कोर्स करे जहाँ पे आगे बहुत सारा स्कोप हो। अम, वो भी बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरी है बच्चे के का इंटरेस्ट देखना। अभी मैंने जिस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की, हम इंडिया में आज भी 90% जनता जो है वो काम करने पे मजबूर है जो से नहीं करना। हम अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, हम अपने रिलेशन से खुश नहीं हैं, हम अपने लिविंग स्टाइल से खुश नहीं हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ में खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम अपना 100% देंगे कैसे? और हम 100% देंगे नहीं तो हम इंडिया को कैसे डेवलपिंग से डेवलप कंट्री तक लेके जाएंगे? तो आप जब तक सारा, क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, इतना बड़ा पॉपुलेशन, उसको टोटली ऑप्टिमाइज यूज़ करने के लिए हमें बच्चे को इंटरेस्ट बेस पे लाना ही पड़ेगा। और आज वो बैरियर नहीं है कि म्यूज़िक में करियर नहीं है या डांस में करियर। अब वो बैरियर्स नहीं है, अब सब जगह है। स्टैंड अप कॉमेडी भी एक बहुत बड़ा करियर आप देख रहे हैं हम, तो अभी बैरियर्स नहीं है। स्टूडेंट के लिए पास दो ऑप्शन है, एक तो बड़ा कॉलेज है जिसका बहुत नाम है, एक कॉलेज है जिसका नाम नहीं है, इतना कॉलेज छोटा है, तो कैसे चूज करे उसके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं है? यस, ब्रांड वैल्यू की आप बात कर रहे हैं। हम्म। कॉलेज का ब्रांड कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने अपने करियर में देखा है कि छोटे कॉलेज से भी बड़े लोग निकले हैं, आईएएस निकले हैं, आरएएस ऑफिसर्स निकले हैं। लेकिन हाँ, ब्रांड का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ब्रांड एक्सपोजर दे रहा है, इंडस्ट्री एक्सपोजर ब्रांड से मिलता है। बेटर इंफ्रा जरूर वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नए ज़माने के साथ चलना है, ब्रांड का वैल्यू है, बट ब्रांड सब कुछ नहीं है। तो कॉलेज छोटा या बड़ा हो, इससे मैटर नहीं करता। लास्ट में जो भी मेहनत करनी है वो स्टूडेंट को खुद ही करनी है। स्टूडेंट अगर डेडिकेशन से काम करेगा, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और ईमानदारी, ऑनेस्टी ज़रूरी है, और अपनी ऑनेस्टी से अपना जो भी कोर्स कर रहा है उसमें 100% देगा, डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। कोई स्टूडेंट है, उसका एक फ्रेंड जा रहा है मेडिकल में, एक फ्रेंड जा रहा है इंजीनियरिंग में, खुद को नहीं पता है कि उसको क्या करना है, तो उसको कौन सा चूज करना चाहिए? देखिए, हर स्टूडेंट का अपना अलग सर्कमस्टांसेस है, उसकी हम्म। अलग पर्सनालिटी है। आप किसी को देख के तो नहीं हम डिसीजन बनाने चाहिए। मेरा सजेशन हर स्टूडेंट को यही है, आपका बेस्ट फ्रेंड इंजीनियरिंग कर सकता है, बट आपको अगेन सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं इंजीनियरिंग में सूटेबल हूँ। अगर मैं टेक्नोलॉजी में नहीं अच्छा हूँ, अगर मैं इनोवेशन आइडियाज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं राइटिंग स्किल्स मेरा बहुत अच्छा है या मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए वो राइट चॉइस कभी नहीं होगा। राइट चॉइस आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, किसी को देख के, किसी के पीयर प्रेशर, सेल्फ जो फिट है या नहीं है, ये आपको सेल्फ एनालिसिस से ही रियलाइज़ होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट को अगेन वही स्कूल लेवल से अगर हम वर्क करेंगे तो बच्चे को क्लैरिटी ज़्यादा होगी, कन्फ्यूज़न कम होगा।
कोई स्टूडेंट है उसको जेन्युइनली नहीं पता उसकी लाइफ में कि उसको क्या करना है आगे फ्यूचर में, तो कहाँ से शुरू करे वो? हाँ ये बहुत कॉमन है। बहुतों को नहीं पता होता कि हमें कहाँ से क्या शुरुआत करनी चाहिए, और कई बार हमें प्रॉपर सही सजेशंस भी नहीं मिल पाते। ये भी हमने देखा है कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। मैं कुछ एडवाइस कर रही हूँ, कोई कुछ एडवाइस कर रहा है। तो आपको जनरली कौन सा रास्ता निकालना है, सबसे पहले आप अपना ही देखो कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कहाँ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरा डेडिकेशन क्या है, मैं कितना पैशनेट हूँ किसी चीज़ को लेके। यही आपको प्रॉपर चीज़, आपको डायरेक्शन सिर्फ यही चीज़ें दे सकती है, जहाँ आपको ये गाइडेंस मिलेगा, यहाँ आपको ये डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए राइट है या नहीं है। तो इसका और कोई ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और हमें अपना रास्ता मिल गया। सबका अलग अलग, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, बट सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो आपको अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करिए एंड देन आप अपने करियर को बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट है उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज, वो कैसे चूज करे अपने लिए? देखिए, हर कॉलेज की अपनी वैल्यू है, हर कॉलेज का अपना एक गुडविल है। गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और प्राइवेट कॉलेजेस अलग तरह से काम करते हैं। वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा उनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़्यादा वहाँ मिलता है। प्लेसमेंट श्योरिटी थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा रहता है। तो ये स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि क्या उसका माइंडसेट है, किस तरह से उसको जाना है। अगर आपको प्योर एकेडमिशियन में जाना है, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, आपको लर्निंग अच्छा चाहिए, देन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस तो सब कुछ देने के लिए हैं ही बाउंडेड, तो वो देते हैं। तो कॉलेज सभी अच्छे होते हैं। आप अपनी बजट पे और आप अपना क्या अफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। पढ़ाई किस में अच्छी होती है, गवर्नमेंट पढ़ाई या प्राइवेट? पढ़ाई नो डाउट्स गवर्नमेंट में कोई कम अच्छी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स बहुत सारी एग्ज़ाम्स फाइट करके आए हैं, तो आप उनको कम नहीं आंक सकते। प्राइवेट में भी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो सभी जगह हायर एजुकेशन में वही अगेन यूजीसी नेट, तो एग्ज़ाम क्लियर करके आएगा ही। जो एग्ज़ाम क्लियर करके टीचर्स आ रहे हैं वो नॉलेज रखते हैं, वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं कमिटेड हैं। तो कॉलेज कौन सा अच्छा है, ये आप अपने बजट और अपनी जो भी कॉलेज ग्रोथ दे रहा है स्टूडेंट को, वो सब कॉलेज अच्छे हैं। कोई स्टूडेंट है कॉलेज में पढ़ाई करने गया, उसका पहला साल बिल्कुल ख़राब हो गया, मज़े लेने में रह गया, तो फिर आगे अपने आप में इम्प्रूव कैसे करे वो? हाँ, ये एक्चुअली होता भी है, ये हमने देखा है। क्योंकि स्टूडेंट 12th करके आया है, बोर्ड का प्रेशर झेल के आया है। अभी सब यही कहते हैं कि 12th तक पढ़ लो, कॉलेज में तो मज़े है। बहुत मज़े हैं। लेकिन हिसाब से देखा ये जाए कि अगर वो फर्स्ट ईयर से अपनी कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क करता है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस का परसेंटेज और रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आपने एक साल ख़राब कर दिया, इन केस आपको नहीं पता चला, आपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आउटिंग कर ली, बंक कर लिए कॉलेज में, क्लासेस नहीं आपने प्रॉपर अटेंड की, फिर भी आपके पास एक टाइम है, 2 साल का जो टाइम है, अगर आप उसमें भी संभल जाते हो, क्योंकि हमने देखा है कि एज के साथ मैच्योरिटी भी आती है बच्चे में। तो फाइनल ईयर तक काफ़ी स्टूडेंट के फाइंड आउट कर लेते हैं कि अब हमें जॉब करना है, तो अब हमें कहीं ना कहीं फोकस कर रहना है। तो फोकस, स्टडी, गोल, एम, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। सब स्टूडेंट्स की एक, वो ऐसे बोलते हैं सब स्टूडेंट्स कि कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं ना बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में वही आता है। बिल्कुल। देखिए, हर टीचर का पढ़ाने का अपना टीचिंग टेक्निक होता है। वैसे कॉलेजेस में आपको बता दूं कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, जिसमें अपडेटेड नॉलेज, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जो टीचर्स अभी जॉब में हैं, जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, जहाँ टीचिंग स्टाइल कुछ और था, आज टोटली डिफरेंट है। अभी एआई है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है हमारी लाइफ में।
तो अभी जहाँ टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए एफडीबी प्रोग्राम चलते हैं। टीचर्स को हर कॉलेज मोटिवेट भी करता है कि आप कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग पे रहो। इसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रिसर्च कर रखे हैं, प्रोजेक्ट कर रखे हैं। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो वैल्यू एडेड कोर्स ऐड कर रखे हैं हमारे करिकुलम में, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स चला रखे हैं। इसके बेसिस पे स्टूडेंट बोर्ड नहीं फील करता क्योंकि वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, वो स्किल एनहांसमेंट के लिए ही है। तो वहाँ स्टूडेंट बोर फील नहीं करेगा क्योंकि जब वो खुद हाथ से काम करेगा और उसको अपनी रूटीन डेली लाइफ से कनेक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो उसको इन्जॉय करेगा उसको। तो जब भी आप क्यूरियसिटी से पढ़ते हैं तो आप बोर फील नहीं करते। बाकी टीचिंग स्टाइल सबका अपना अपना हो सकता है। टीचर्स में भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, जैसे पहले के टीचर्स थे उनका पढ़ाने का तरीका अलग था, आज के टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग है। चेंजेस तो होंगे, बच्चों को एंगेज करने का तरीका बिल्कुल चेंजेस होंगे। हमारे टाइम टीचर्स आते थे और अपना लेक्चर देते थे, हम उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते थे और इवन हम उसमें कंफर्टेबल थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कितना इम्पॉर्टेंट है या केस बेस्ड स्टडी कितनी इम्पॉर्टेंट है या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है। आजकल चीज़ें बदल गई हैं, समय के साथ बदलना तो पड़ेगा, बदलेंगे नहीं तो हम आउट हो जाएंगे। तो वक्त के साथ चीज़ें बदली हैं और अच्छा भी है कि स्टूडेंट नई टेक्निक से पढ़ रहा है। जितना नई टेक्निक से पढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी नई जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छा कर रही है। फ़ोन और सोशल मीडिया पे टाइम ख़राब करने से कैसे रोके अपने आप को? हाँ आजकल सबका सबसे मेन पेन यही है कि फ़ोन और सोशल मीडिया से कैसे दूर रखें। ये एक ऐसे ऑर्गन हो गया है बॉडी का जैसे। एग्जैक्टली ये हमारी लाइफ का उतना, और बच्चे को आजकल हम देखते हैं कि मदर खाना खिलाते वक्त भी फ़ोन देती है कि आप ये देख लो और खाते जाओ खाते खाना। रहो। तो बच्चे को उस फूड का टेस्ट नहीं पता, वो Right. इंजॉय नहीं करता उस फूड को, वो सिर्फ खाता है क्योंकि कितना उसका खाना है ध्यान उसका उधर है। इसके लिए देखिए वही है, अगेन थोड़ा सा हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। बच्चे का स्क्रीन टाइम आपको लिमिट रखना पड़ेगा। स्कूल टाइम से भी बहुत बहुत ऑप्शंस है हमारे पास, चाइल्ड लॉक है, हम मॉनिटर कर सकते हैं बच्चा कहाँ सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, कितना टाइम दे रहा है, ये आप देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट दो बच्चे को फ़ोन 2 आवर्स दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि हम उसे बैन कर दें, हम उसे पूरी तरह से कट कर दें क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए वो उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है जितना, क्योंकि सिर्फ क्लास रूम स्टडी से आप नहीं सब कुछ सीख सकते हो। तो सोशल मीडिया और फ़ोन का अच्छा रोल भी है, बस आपको समझना ये पड़ेगा कि आपको उसका यूजेस कितना करना है और कितना बच्चे को टाइम फ़ोन देना है। लिमिटेशन वही है, आप बैन करिए लेकिन पूरा नहीं, टाइम लिमिट पे दीजिए, यूजेस को कंट्रोल करिए, अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा लेवलिंग कर लीजिए कि ये इस वक्त मैं फ़ोन देखूंगा, इस वक्त मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट की चीज़ देखूंगा, इस वक्त मैं अपना होमवर्क रिलेटेड जो भी मेरे क्वेरीज़ हैं तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन ढूंढना है उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। तो बहुत अच्छा गैजेट है, बस यूज़ सही डायरेक्शन में और अंडर प्रॉपर पेरेंट्स के अंडर में या टीचर्स के, मेंटोर के गाइडेंस में आप उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कोई स्टूडेंट है, उसका एक ग्रुप है 4-5 दोस्तों का, कोई सा भी स्टूडेंट मतलब उसके साथ वाला दोस्त किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता है, वो उस ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहता है, तो उस ग्रुप में रह के वो अपने आप में कैसे इम्प्रूव कर सकता है? उस ग्रुप में रहकर ओके छोड़ना नहीं चाहता वो ग्रुप। छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि फ्रेंड है उसके पुराने। ये देखा गया है, हम डेली ये चीज़ें देखते हैं कि स्टूडेंट है उसमें रहते हुए, देखिए वही है, स्टूडेंट का माइंडसेट कहीं ना कहीं काम करेगा। आप अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपको अपने आप पे और आप ये जानते हैं कि मुझे क्या आगे करना है, मेरी क्या एम है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है, उसकी डिफरेंट हो सकती है। फ्रेंड आप अच्छे हो सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है,
बस आप अगर खुद पे थोड़ा सा काम कर लोगे, खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन मैनर में ले आओगे, तो आप किसी भी ग्रुप में काम कर लोगे। बट मैं अगेन बोलूँगी, संगत का असर ज़रूर पड़ता है। तो अच्छा होगा कि ना कहना सीखें। अपने दोस्तों को तो ना नहीं कह सकते ना, लेकिन कहना पड़ता है एक टाइम पे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ फ्रूटफुल नहीं है, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, या मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा बैरियर बन के आ रहे हैं, तो नो कहने में हर्ज नहीं है, और नो कहना बुरा नहीं होता। कॉलेज में पढ़ते समय कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके सेमेस्टर में बैक आ गई है, उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो? बैक और फेलियर, ये कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप फेल नहीं हो सकते, और बैक लाना कुछ बुरा है, इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। ये खुद को इम्प्रूव करने का आप पॉजिटिव मैनर में देखेंगे और पॉजिटिव वे से सोचेंगे, तो ये एक बेटर ऑप्शन है जहां आप खुद को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बैक क्यों आई, क्या रीज़न था, क्या मेरा स्टडी प्रॉपर नहीं था, क्या मेरा राइटिंग स्किल पे मैंने वर्क नहीं किया, क्या मेरा जो पढ़ने का आर्ट्स थे उसमें कुछ इशू है, या मैंने पूछा कुछ लिखा कुछ, ऐसा कुछ है। तो हम अपनी कमियों को सुधारने का एक मौका ज़रूर हमें बैक पेपर या जो भी फेलियर है उससे मिलता है। तो फेलियर होना चाहिए। मैं ये नहीं मानती कि बैक आ गया तो कुछ बुरा है। पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं कि बच्चे के 12th में 80% थे और अभी कॉलेज में बैक है, तो ये पढ़ नहीं रहा है, ये इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, मार्जिन हर जगह है इम्प्रूवमेंट का। मार्जिन देखेंगे कैसे, जब तक हम फेल नहीं होंगे। तो फेल को अपॉर्चुनिटी बना लो और एक कम बैक करो विद पॉजिटिव मैनर के साथ, तो आप डेफिनेटली अच्छा करते हैं। मेरे कई दोस्त जिनके बैक आई थी तो वो ऐसे कहते थे, अपने जो टॉप किया था कॉलेज में या सेमेस्टर में, उनको ऐसे कह के चिढ़ाते थे कि यार मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, आप एक बार में टॉप कर दिए, मैं हम 3 2 बार बार पढ़ाई में की है पढ़ा, मैंने। हाँ सेकंड चांस मिला, हाँ, थर्ड चांस मिला और बिल्कुल। इम्प्रूव किया। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, फेलियर परमानेंट नहीं होता, कम बैक परमानेंट होता है। आपने जिस हिसाब से आप खुद को इम्प्रूव करके फिर से प्रूव करते हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आते हैं, हर बड़ा आदमी कहीं ना कहीं फेल हुआ है। ऐसे क्यों कहा जाता है कि जो बैक बेंचर होता है वो आगे बहुत निकलता है? हाँ, ये हमने भी देखा है। जो स्टूडियस हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनका एक दायरा है, वो लिमिटेशन में रहते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बुक्स को। बैक बेंचर्स बुक्स पे नहीं, वो लाइफ के लेसन ले रहे हैं, वो रियल लाइफ को फील कर रहे हैं, वो रियल सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये हमने भी देखा है। तो बैक बेंचर होना भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकेडमिक का रोल नहीं है, एकेडमिक का भी रोल है, एक कॉम्बो है। बट बैक बेंचर्स क्योंकि रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो बैक बेंचर्स नो डाउट सक्सेसफुल होता है। वहाँ से कॉलेज में से डिग्री लेने के बाद में स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, तो डिग्री लेना एनफ है जॉब के लिए या फिर कुछ अलग से स्किल्स होनी चाहिए? केवल डिग्री किसी भी चीज़ का ये गारंटी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं तो आप सक्सेसफुल हो। डिग्री ज़रूरी बहुत होती है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको लर्निंग, नॉलेज, एकेडमिक चीज़ें डिग्री से मिलती है। बट आज के सिनेरियो में केवल जॉब डिग्री के बेसिस पे नहीं मिलेगा। मार्क्स आपकी एबिलिटी को नहीं कभी भी रिफ्लेक्ट करते। स्टूडेंट को स्किल, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, बहुत सारे ये प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपोज़र, इन सब जगह पे बहुत काम करना पड़ता है। जब वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, कहीं ना कहीं स्किल हो जाता है, तब उसको जॉब का गारंटी मिल जाता है। हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी डिग्री ना होने के बावजूद भी कोई बहुत अच्छा कर जाता है अपनी फील्ड में। तो डिग्री ज़रूरी है, लेकिन डिग्री ये नहीं है कि डिग्री ही आपके लिए सब कुछ। गारंटी नहीं है जॉब की। तो जॉब की गारंटी तभी है जब आप में कुछ ना कुछ स्किल होगा, क्योंकि एक बैच में सभी पास आउट होते हैं और सभी को डिग्री मिलती है। ठीक है, 100 है, 100 को बीटेक मिला, आईआईटी से निकल रहा है, आईएम से निकल रहा है, बट सबको सेम पैकेज मिल रहा है, ये जरूरी कभी नहीं है। होता। हाँ।
ये होता ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, होता ही नहीं है कि सेम पैकेज पे सभी जा रहे हैं। सबका अपना अपना, मैं वही बोल रही हूँ, सबका अपना हुनर है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, सबकी अपनी क्षमताएं हैं। आप खुद के अंदर की इनर क्षमताओं को पहचानें और काम करें तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट है, उसको कई सारी स्किल सीखना है, लेकिन उसके पास पढ़ाई का प्रेशर है, उसके पास घर वालों का प्रेशर है, तो कैसे टाइम मैनेज करें? देखिए, टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ को कितना लंबा टाइम तक करना है या कितना जल्दी से जल्दी पूरा करना है। टाइम मैनेजमेंट है ही वही कि आपको उस टाइम पे, वक्त पे चीज़ों को पूरा करना है। अब कैसे वो बैलेंस करे, क्योंकि उसके पास स्टडी भी है, घर के भी बहुत सारे और भी काम होते हैं, कुछ सोशल कमिटमेंट्स होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट को सबसे पहले लॉन्ग और लंबी लिस्ट से अवॉइड करना चाहिए। आप डेली शॉर्ट 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 स्टेप ले लो। 30 मिनट, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स निकाल लो। मत निकालो 2 घंटे, नहीं है हमारे पास 2 घंटे, सिर्फ 10 मिनट ही है मेरे पास 30 मिनट ही है। डेली आप अपना उतना सा टाइम निकालो और डेली छोटे छोटे स्टेप पे अपने बड़े गोल को ब्रेक कर दो और छोटे छोटे स्टेप से एक एक चीज़ सीखने पे फोकस करो। आज हमने ये सीखा, कल मैं इस पे आऊँगा, कल मैं अपने स्किल पे काम करूँगा, फिर मैं उस पे 15 डेज़ वर्क करूँगा, फिर मैं कम्युनिकेशन पे आऊँगी, फिर मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी। तो छोटे स्टेप बड़ी सफलता दिलाने के लिए ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम एक लंबा 4 आवर्स की क्लास ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका है कि जितना टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लो। शॉर्ट शॉर्ट छोटे स्टेप बड़ी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब जैसे कोई गोल पकड़ा एक और उसको पार्ट्स में डिवाइड उसको करके ब्रेक कर फिर लो, अलग अलग से। उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर लो और आपको कब तक उसे पूरा करना है, 1 साल, 6 महीना देना है, 2 साल में मुझे इम्प्रूव करना है, 3 महीने में करना है, उसको ब्रेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लो। 30 मिनट्स हम एवरीडे निकाल सकते हैं, हम इन सब के साथ इतना बैलेंस कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी डेली ज़रूर करना है, चाहे आप 10 मिनट निकाल रहे हो डेली, छोड़ना एक भी दिन नहीं है, तो आप ज़रूर अचीव कर लोगे अपना गोल। कोई स्टूडेंट है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, किसी से बात करने में डर लगता है कि कैसे बात शुरू करें, इंटरव्यू देने में डर लगता है, कैसे इंप्रूव करें अपने आप के अंदर? कॉन्फिडेंस जी। कैसे बिल्ड करें? कॉन्फिडेंस कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हमने एक दिन में सीख लिया, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये बार बार करने पे आएगा। एक मर्फी लॉ है जो ये कहता है कि आप जिस चीज़ से जितना डरते हो उसके होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो अगर हम बोलने से डरते हो तो वो ज़्यादा आपको डराएगा। तो बेस्ट पार्ट है, अगेन छोटे स्टेप लो, क्लास में क्वेश्चंस पूछो, आप कहीं पे सेल्फ इंट्रो दो, आप टीचर्स भी मोटिवेट कर सकता है। 5 मिनट का एक सेशन ले लिया, कुछ नहीं, हम सिर्फ हॉबीज़ पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा बने। अगर आप उस किसी भी चीज़ में, कॉन्वर्सेशन में हिस्सा बनेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। और कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ, तो खुद पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा, खुद पे विश्वास होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कई बार होता है ना ऐसे, जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है, टीचर सवाल पूछता है कुछ भी, स्टूडेंट को पता है कि यह आंसर है लेकिन वो बता नहीं पाता। हाँ, वो डर कि मैं गलत बोल दूँ, हम ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। हम सिर्फ इसलिए नहीं बोलते, आता है लेकिन हम बचते इसीलिए हैं कि कहीं गलत बोलूँगा, 4 लोग हंसेंगे, वो ये फील कराएंगे कि तुमने बोला, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स करो बट अटैम्प्ट तो करो। जो घर से निकला ही नहीं वो मंजिल तक पहुँचेगा कैसे? तो निकलना तो ज़रूरी है। आपके एक्सपीरियंस से एक सीरियस जो अच्छा आइडियल स्टूडेंट होता है, उसका रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान देना है, आप अपने डेली रूटीन में अपना स्किल, अपना इंटरेस्ट को भी टाइम दीजिए, अपनी डेली हैबिट को, जो भी हैबिट आप लाना चाहते हैं। मैं हैबिट लाना चाहती हूँ बोलने की, तो मुझे 10 मिनट्स, 15 डेज़ उसमें देना है। सेल्फ रेस्ट देना है, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए प्रॉपर टाइम देना है। आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉक करें,
जो भी आपको पसंद है अपने हेल्थ के लिए, फिट रहने के लिए, तो फिटनेस पे वर्क करें। प्रॉपर एक नींद बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट क्या है, सबसे कम प्रायोरिटी नींद को देता है। कल एग्ज़ाम है, आज मैं रात 2:30 बजे तक जगने वाला हूँ, सुबह मुझे पेपर देने जाना है। नहीं, आप अपना जो 6-7 आवर्स का नींद है उसको आप प्रॉपर कंप्लीट करें। आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। जो चीज़ आप भूल भी रहे हैं, हो सकता है हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे रिकॉल हो जाए। तो अगेन डिसिप्लिन लाइफ बनानी ही पड़ेगी। एक टाइम टेबल फॉलो करना होगा, कब उठना है, कितनी देर वॉक करना है, कितना टाइम खुद को गुड फील कराने के लिए ना। डोपामाइन रिलीज़ नहीं होगा तो आप बेटर फील नहीं करोगे। तो लाइफ में बहुत प्रेशर से मत रहो, हैप्पीनेस से जीना बहुत ज़रूरी है। और हैप्पीनेस के लिए एक डेली डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है। बट डिसिप्लिन बनाए कैसे? वो आजकल लेजीनेस बहुत रहता है इंसान। नहीं, वो स्टार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। एक पेपर उठाओ, आप अपना जो स्टडी टेबल है, जो आपका रूम है, उसमें आप डिवाइड करो। मैं 6 o'clock उठूँगा, 1 hour का मेरा अपना रूटीन है, वॉक करना है या एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करना है, जो भी है वो आप उसमें मेंशन करिए। देन फिर आके कब ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी खाना खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करने हैं, कब मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज या स्कूल के लिए कब निकलना है, कितना टाइम वहाँ देना है, घर आके प्रॉपर रेस्ट लेना है बिकॉज माइंड फटीग फील करता है, उसको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बहुत सारा होम असाइनमेंट है, होने दो, बट आधा घंटा 1 घंटे का जो रेस्ट लेना है वो लो। इसको आप एक प्रॉपर टाइम टेबल एक टेबल में बना के, हम जो बचपन में ऐसे ही करते थे, बट आप उसको फॉलो आपको करना ही होगा कंसिस्टेंसी से। डेली बेस पे आप उसको फॉलो करेंगे। कहते भी है ना 21 डेज आप करो तो वो हैबिट अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। तो आप 21 डेज तक खुद को पुश करो, फिर आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बड़े बुजुर्ग 5 बजे उठ जाते हैं, उन्हें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है, उनकी टाइम पे नींद खुल जाती, क्योंकि उनकी बॉडी वैसी ही हैबिचुअल हो चुकी है। तो किसी भी चीज़ को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 21 डेज़ आपको पुश करना ही पड़ेगा खुद को। एक बार आपने उस डिसिप्लिन में आ गए, देन अपने आप होता चला जाएगा। अपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर मार्क्स बेस्ड पढ़ाई होती है, स्किल बेस्ड पर नहीं। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मार्क्स, नंबर्स अगेन किसी की भी कैपेबिलिटी जज करने के लिए नहीं है, बट मार्क्स इतने मैंडेटरी ज़रूर हैं जो आपको एक लेवल पे लाके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्किल बहुत ज़रूरी है। हम बैलेंस नहीं करेंगे ना लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी। एक डाइट जब हम लेते हैं तो बचपन से हमने सीखा है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या है, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, फैट है, फाइबर है, प्रोटीन है, सबका एक मिक्स होना चाहिए। सेम लाइफ के साथ है। लाइफ में भी आप हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे, मिक्स नहीं करोगे, तब तक वो बैलेंस नहीं होगा। और बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें किसी ना किसी की डेफिशिएंसी आएगी। तो आपको मार्क्स कितने लाने हैं और कितना स्किल पे ध्यान करना है, कितना हमें अपना इंटरेस्ट बेस पे काम करना है, कितना प्रोडक्टिविटी करनी है, ये तो आपका प्रॉपर कॉम्बो चलना ही चाहिए। तो मार्क्स बिल्कुल अवॉइडेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मार्क्स को छोड़ दो, वो अवॉइडेबल नहीं है, बट केवल जज के लिए बेस भी नहीं है। अभी तो बच्चों में देखते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ तो 720 में से 720 मार्क्स आ हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी हम इस पे चर्चा कर भी रहे थे कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला रहे हैं। नीट है, जेई है, यहाँ हमें कॉलेज की प्रायोरिटी में मार्क्स चाहिए होते हैं, बट अगेन आपने एंट्री तो 720 मार्क्स पे आपको टॉप कॉलेज मिल गया, बट आपको वहाँ पे भी ये गारंटी नहीं है ना कि आप 720 पे हो तो आप सक्सेसफुल हो। आपको एम्स मिल गया, आपको आईआईटी मिल गया, वहाँ आगे अगेन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगेन आपका डेडिकेशन कहीं ना कहीं मैटर करेगा। अगेन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगेन आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, अगेन आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा। जो चीज़ आप चला रहे हैं उसको जब तक लॉन्ग टर्म का सक्सेस चाहिए,
तो आपको एफर्ट भी लॉन्ग टर्म ही डालने पड़ेंगे। राइट। वो एक दिन 720 मार्क्स आने पे ये गारंटी नहीं है कि ये कल को एक अच्छा डॉक्टर ही बनेगा। डॉक्टर बन सकता है, अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा ये गारंटी नहीं। तो ह्यूमन सेंट्रिक भी होना बहुत ज़रूरी है। अपने पहले अलग एजुकेशन सिस्टम था, अभी नई जो NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, बहुत अच्छा है। ये ज़रूरी था एक्चुअली ये बदलाव। गवर्नमेंट ने जो काम किया इस पे, ये बहुत मैंडेटरी था। इसका रीज़न है, हमारी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी थी, मैं ये नहीं कह रही वो बुरी थी, बट उसको ज़रूरत थी वक्त के साथ बदलने की। नया एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च माइंडसेट को बढ़ावा दे रहा है। सरकार भी यही चाह रही है कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ग्लोबली चीज़ें बहुत वास्ट हो गई हैं, तो अब सिर्फ मार्क्स पे नहीं काम चलेगा। अब सिर्फ हम थ्योरेटिकल अप्रोच से या उस पर्सपेक्टिव से हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। इसलिए NEP को लाना ज़रूरी था। बहुत सारी कंट्रीज़ का हमने एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया, हमारी गवर्नमेंट ने। उसके बाद एक कंपाइल करके जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने हमें दिया है, अब बस ज़रूरत है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की। टीचर्स की ट्रेनिंग उसी तरह हो, जो गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करी है वो प्रॉपर ग्राउंड पे अगर आ गया तो NEP नो डाउट बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में जो हमारा फ्यूचर है वो और ज़्यादा स्किल्ड होगा। हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है। हम लोग किताबों पे पढ़ते थे, अभी प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, अभी रिसर्च पे चाहिए, प्रोजेक्ट पे बच्चे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो क्या है NEP के अंदर अलग ऐसा? NEP क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क कर रही है, NEP स्किल पे काम कर रही है, NEP बोल रही है प्रैक्टिकल बेस लर्निंग दो। NEP में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बात की थी। NEP जोर दे रही है बच्चे में वैल्यूज़ लाने के लिए। हमें सबसे पहले हमने सुना भी है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनो, आप अच्छा इंसान पहले बनो। राइट। NEP जो स्कूल लेवल से स्टार्ट हो रही है, जहाँ हम अपने स्किल पे वर्क कर रहे हैं। अभी आप कुछ देर पहले हमने बात की थी कि बच्चे को ये पता नहीं होता कि हमें क्या करियर ऑप्ट करना है। ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम है, जब हमारा NEP प्रॉपर इम्प्लीमेंट होगा तो हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स बहुत कम हो गई। बच्चा क्योंकि 5th से खुद का स्किल पहचान पाएगा, बच्चा खुद का इंटरेस्ट उसी वक्त रिकग्नाइज कर लेगा जब वो स्कूल में होगा। जब वो 8th में होगा उसे पता होगा कि मेरा गोल क्या है, मुझे आगे करना क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं, ये चैलेंजेस आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे। जो कॉलेज पढ़ते टाइम पे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं डिस्टेंस से कोर्स करते हैं, तो ये करना चाहिए, सही है? डिस्टेंस लर्निंग उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनके पास टाइम नहीं है क्लासरूम स्टडी को ऑप्ट करने का। डिस्टेंस लर्निंग हमें फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, या बहुत अच्छा सोर्स बोल सकते हैं हम उसको। केवल हम अपने सिर्फ विलिंगनेस पे या कंफर्ट जोन में जाके डिस्टेंस पे नहीं जाएं, क्योंकि नो डाउट क्लासरूम से हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट अगर डिस्टेंस लर्निंग में भी आप फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोडक्टिविटी में ला पाते हो, आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, आप स्टडी को लेथार्जिक नहीं होना है कि ठीक है अभी क्लास का आ गया है हमारे पास मटेरियल, उसको बाद में पढ़ लेंगे, टाल देंगे, तो फिर आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी, वो रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। बट अगर डिस्टेंस लर्निंग में भी आप प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, उसको प्रॉपर टाइम दोगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट वो सिर्फ उसी कंडीशन में लें जब आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ से हम क्लासरूम स्टडी में नहीं जा सकते, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर एजुकेशन करे, या जॉब करे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे। कौन सा बेटर है उनके लिए? ये हमेशा कॉलेज एंड पे ये हमारे सामने अगेन चैलेंज आ जाता है कि अभी कहाँ जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है आपको
तो फिर आप कोचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एक राइट चॉइस होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, इंडस्ट्री एक्सपोज़र जल्द से जल्द चाहिए, टाइम लिमिट्स हैं, घर में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहाँ बहुत लंबा टाइम नहीं दे सकते, देन आप जॉब में चले जाइए। बट अगर आपको डीप स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको एकेडमिक नॉलेज प्रॉपर चाहिए, आप डीप लर्निंग में जाना चाहते हैं, देन आपको नो डाउट हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। बिकॉज हायर एजुकेशन कंप्लीट एजुकेशन है, उसको आप कंप्लीट कर लेते हो, आप अपने फील्ड के पूरे एक्सपर्ट हो जाते हो। तो एजुकेशन तो हायर पे जा सकते हैं, बट उसके लिए आपकी लिमिटेशंस भी हैं। आप देख लो अपनी प्रायोरिटी क्या है। जॉब ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट में जाना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि वो कोई शॉर्ट टर्म फॉर्मूला उसका नहीं है, वो लॉन्ग टर्म आपको मेहनत करते रहिए। मिनिमम 1-1.5 साल आप दीजिए, देन यूपीएससी, आरपीएससी, जो आपके गोल हैं, जो आपके एम हैं, वो आप क्रैक कर लेंगे। बट कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जैसे पढ़ाई करते ही रहते हैं, लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करते रहते हैं, हायर स्टडीज। हाँ, वो मैं खुद भी करती हूँ। ये सीखने की क्यूरियोसिटी होती है। आ, आपको जॉब मिल गया तो आप मेंटली सेटिस्फाई हो, आप मेंटली पीस है हमारे पास अर्निंग एक सोर्स है जहाँ हमें सोसाइटी प्रेशर फील नहीं करना पड़ता, जहाँ हमें पेरेंट्स का प्रेशर फील नहीं करना पड़ता। बट मेरा इंटरेस्ट एरिया कुछ और है, या मेरा क्यूरियोसिटी इतना है कि मुझे ये भी जानना है। लाइक अभी मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी से सेवी नहीं हूँ मैं, टेक सेवी नहीं हूँ, बिकॉज़ हमने जब तक स्टडी किया कंप्यूटर और ये सब नहीं इतना इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज हम ये चीज़ें फेस करते हैं कि टेक्नोलॉजी के एज में आपको आना तो पड़ेगा। तो मैं आज डिजिटलाइजेशन भी, हो गया है। डिजिटाइजेशन है सब कुछ, तो हमें आज भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने पड़ते हैं, हमें आज भी अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अभी तक पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं नहीं बोलूँगी कि सीखने की कोई उम्र है या इसका कोई अंत है, आप लास्ट मोमेंट तक सीख सकते हो। और जब तक खुद को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो दूसरे में कमी कैसे दूसरे को निकालें? कमी निकालने की भी बात नहीं है, जब तक आपको खुद नहीं आएगा आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे प्रॉपर कि वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। लाइक अभी हम डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हैं, हम अपना सारा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग या जो कुछ भी चलता है, हमारा नहीं मतलब कोई कंपनी और इंडस्ट्री का, तो वो सब डिजिटली चलता है। अब आपको नहीं पता एसईओ क्या है, आपको नहीं पता किस तरह से ये वर्क कर रहा है, कैसे गूगल एड चल रहे हैं, कैसे चीज़ें आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे मोनेटाइजेशन पे जाना है, कैसे हमें इसको एक्सप्लोर करना है, कैसे रीच बढ़ती है। तो इसके लिए खुद सीखना तो सबसे पहले ज़रूरी है। तो लर्निंग का कोई एज नहीं है, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी है तो उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए सीखना अच्छी बात है। हर स्टूडेंट का एक कंसर्न रहता है कि जैसे कोई सा भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहे, एक तो इंटर्नशिप पे और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करता। हाँ, बहुत ये प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करता है। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल पढ़ रहा है, वो थ्योरेटिकल उसको सब आ रहा है, अपना उसने एग्ज़ाम्स टाइम पे स्टडी करके वो नॉलेज गेन कर लिया है। प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटर्नशिप ही आपको क्रिटिकल थिंकिंग, एक प्रोफेशनलिज्म, क्या एनवायरनमेंट है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम और चैलेंजेस आपको पता ही तब चलते हैं जब आप इंटर्नशिप पे जाओगे। जब आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे तभी आपको वो प्रॉब्लम और चैलेंजेस समझ में आएंगे और तभी आप उसका सोल्यूशन समझ पाओगे। तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिलना ही चाहिए। और हर कॉलेज में इंटर्नशिप वैसे तो अब गवर्नमेंट ने खुद ही मैंडेटरी कर दी है, इवन नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ में भी फाइनल ईयर में इंटर्नशिप के बिना कोई डिग्री और सर्टिफिकेशन एनईपी में ये ले ही आए, तो उसको चेंज हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया है। अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसी से स्किल एनहांस होगा, उसी से बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखेगा, उसी से बच्चा हाई स्किल्ड होगा और उसी से बच्चा प्रोफेशनलिज्म सीखेगा। आप इतने सालों से इस फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में,
आपको ऐसी क्या कमी फील हुई कि यार इसमें इम्प्रूव होना चाहिए और ज़्यादा? देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर फील्ड में होती है। सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं कर रहे, हम हर सेक्टर में हमें परफेक्ट तो है ही नहीं कुछ भी। तो जब तक परफेक्ट नहीं है तब तक मार्जिन बना रहता है। एजुकेशन में मैं जो मान रही हूँ, अभी हमारा जो नया यूथ है वो बहुत स्किल्ड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है, बहुत अवेयर है, बहुत क्लियर अप्रोच के साथ आ रहा है। बट ह्यूमन वैल्यूज़ थोड़े से कम हम देख पा रहे हैं कि इनमें वो वैल्यूज़ की कमी है। तो हमें ठीक है, ग्लोबली जाना है, हमें स्कोर सेंट्रिक होना है, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच सेंट्रिक होना है, बट हमें ह्यूमन सेंट्रिक होने की ज़रूरत है। थोड़ी सी नेशन के लिए राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। आप जो बेसिक वैल्यू है जिसको हम नैतिक शिक्षा पहले हम पढ़ा करते थे, वो अभी थोड़ी कमी हम देख रहे हैं। तो यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत मुझे लगती है कि है अभी। जिस टाइम पे आपने पढ़ाई की थी उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में और आज के टाइम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस आ गया? बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत। मैं आपको वही बोल रही हूँ, हम जब थे तो शायद उतना क्लियर विज़न नहीं था, उतना पर्सपेक्टिव और अप्रोच बहुत धुंधली थी, बस चीज़ें चलती जा रही थी और होता चला गया। लेकिन आज का बच्चा बहुत अवेयर है, उसके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो खुद को बेटर समझता है, उसे पता है कि उसका सेल्फ फिट कहाँ है, वो जानता है कि उसे आगे जाके क्या करना है। तो हमारा यूथ रियली बहुत पावरफुल यूथ है, जो हमें बिलीव करना चाहिए अपने बच्चों पे और अपने नए स्टूडेंट्स पे कि इन्हें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर दो, इन्हें थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी इनमें इम्प्रूव करो। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो ग्लोबली कुछ अच्छा करेंगे। आपको टॉप 10 वीमेन लीडरशिप अवार्ड मिला हुआ है, हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली अवार्ड या कोई टाइटल, किसी चीज़ के हम मोहताज तो नहीं होते, लेकिन जब वो मिलता है तो एक सेल्फ अचीवमेंट का एक खुशी होता है कि ठीक है, आपने जो इतने साल मेहनत किया उसका एक टोकन भी जब आपके पास आता है तो आप और मोटिवेट हो जाते हो। डेली सेम एनर्जी, हमने फर्स्ट डे जैसे काम करना स्टार्ट किया, वो एनर्जी आज भी उतनी ही होती है। घर से निकलते हैं मॉर्निंग में सेम एनर्जी से, सेम डेडिकेशन से, सेम हार्डवर्क से अब तक काम करते हैं, और उसका जब रिजल्ट्स किसी भी अवार्ड में मिलता है तो खुशी तो होती वो है। भी एजुकेशन फील्ड में? और एजुकेशन फील्ड तो है ही वैसे सर्विस प्रोवाइडर। हमारा वैसे सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारे बच्चे जब कहीं प्लेस होते हैं या हमारे बच्चे गवर्नमेंट में सेलेक्ट होते हैं और फिर वो आके पैर छू के आशीर्वाद लेके जो वो मिठाई खिलाते हैं ना, मतलब वो अवार्ड बेस्ट अवार्ड होता है हमारे लिए। कोई भी स्टूडेंट है जब कॉलेज में पढ़ रहा होता है या वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको एक लीडर बनने की कई लोगों में होती है इच्छा कि मैं लीडर बनूं। कौन सी स्किल्स होनी चाहिए लीडर बनने के लिए? हाँ, लीडरशिप स्किल्स जो हैं कोई भी बन सकता है, बट ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। उसमें अगेन आपको बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि स्कूल से ही, वैसे एनईपी बहुत कुछ ले आया है, बट स्कूल से ही बच्चे को छोटे छोटे टीम वर्क में काम करना सिखाओ, हेल्पिंग अप्रोच सिखाओ, उसे डिसीजन लेना सिखाओ, उसे कमांडिंग मोड पे डालो। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो अपने आप उसमें लीडरशिप क्वालिटी आती है। कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। आपको स्टार्टिंग से बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा, स्कूल में नहीं तो कॉलेज में। कॉलेज में वही आपको छोटी छोटी हैबिट्स, एक कोई प्रोजेक्ट बना दिया जिसमें 7 मेंबर्स की टीम है, 7 स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है बट साथ मिलके काम करना है, और कैसे आपको अपनी बात को रखना है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। जब हम इस तरह पे छोटे छोटे स्टेप लेके काम करेंगे तो लीडरशिप क्वालिटी तभी बिल्ड होगी। आपने गरीब बच्चों के लिए एनजीओ में काम किया है, हाँ। ये स्पिरिट कहाँ से आती है? हाँ, ये एक्चुअली ये
कोई सोचा समझा नहीं था। एनजीओ में काम करना मैंने कोई प्लान वे में नहीं किया था, बट मैं एक बार घर से निकली और रोड के किनारे छोटे छोटे बच्चों को, एक राम सर हैं जो पढ़ा रहे थे, जस्ट मैं रुकी और मैंने उनसे पूछा, इतनी इंस्पायर हुई मैं उस चीज़ से, और मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये रोड पे बच्चे लेके बैठे हो, क्या है ये सब। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चा जिसका बेसिक नीड है, मतलब एजुकेशन सबका राइट है, बट ये उससे वंचित हैं, इनके पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है, जहाँ पे कोई स्कूल नहीं जाते, ये कुछ नहीं करते, तो हम सिर्फ इन्हें एजुकेट कर रहे हैं ताकि हम समाज में जो बुराइयां हैं ये तभी ख़त्म होंगी जब एजुकेशन प्रॉपर मिलेगा। वो इतना इंस्पायरिंग था मेरे लिए, तो मैंने उसी दिन से उनके साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। हालांकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती, बट जो भी टाइम मेरे पास होता है, बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करना है, हम दिवाली उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम न्यू ईयर उन्हीं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और उन बच्चों से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि एजुकेशन या लाइफ में बढ़ने के लिए बैरियर्स तो हैं ही नहीं, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाता है, ये मुझे भी उनसे सीखने को मिला। लेकिन आजकल के बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनमें ये स्पिरिट कैसे लाई जा सकती है, वो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखे? जैसे हमें कुछ कंट्री के को लिए कंट्रीब्यूट करना है, जैसे लाइक मैं दैट। स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे अंदर स्पिरिट कैसे लाई जाए कि मैं आसपास मेरे कोई देखता हूँ बच्चे ऐसे जो अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ नहीं सकते एनजीओज में, उनको कैसे ग्रो कर सकता हूँ? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें कहीं ना कहीं फैमिली एटमॉस्फेयर वर्क करता है। फैमिली नहीं तो हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसे उन्होंने आनंदम का नाम दिया। उस आनंदम में डेली बेसिस पे एक्टिविटी होती है, जहाँ बच्चा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना उसे, जस्ट आपका घर रूम का स्विच ऑन है, आप वो वेस्ट जा रहा है एनर्जी, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ किया स्विच, थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन आपने कंट्री के लिए किया या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने समझी, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। डेली बेसिस पे गर्मियाँ हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए हमने पानी की व्यवस्था कर दी, कोई बुज़ुर्ग है हमने उनकी हेल्प कर दी, किसी को रोड क्रॉस करा दी, ये सब चीज़ें हम सुनते आए हैं और ये आनंदम करवा रहा है बच्चे से। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तब बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ आसपास जो भी बुराइयाँ हैं, सोशल इविल्स हैं, मैं उन्हें किस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। और हमने सुना है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, आजकल बहुत सारे ऐसे नए नौजवान हैं जो अपनी शादी में दहेज नहीं लेते, वो मना कर देते हैं कि हाँ, 1 रुपया में शादी करते हैं। शादी कर रही। तो ये कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चेंजेस देख रहे हैं, थोड़ा स्लो है बट होगा, धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज होंगी। लोग बोलते हैं जो आजकल की जेनजी है ये किसी काम के नहीं है। इस बारे में आपका क्या व्यू है? एज ए प्रिंसिपल आप क्या कहना चाहो? मैं बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करती कि जेंजी किसी काम की नहीं है। जेंजी ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा अवेयर है, चीज़ों के लिए बहुत क्लियर है। जेंजी हार्ड वर्क करने के लिए डेडिकेटेड है, पैशनेट है चीज़ों को लेके। तो जेंजी ये नहीं कह सकते कि जेंजी किसी काम की नहीं है। ये हमारा वो नया पौधा है जो आगे जाके हमें फल देगा। हमें बस उन्हें सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो हमें नो डाउट्स उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो जेंजी अच्छी है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ उन्हें। एज ए प्रिंसिपल आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको ये बात माननी चाहिए? एज अ प्रिंसिपल मैं स्टूडेंट को यही एडवाइस दूंगी कि आप अपना कंसिस्टेंसी से मेहनत और लर्निंग ना छोड़ें। जब भी कोई सीखना बंद कर देता है तो वो अपनी ग्रोथ भी बंद कर देता है। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ भी नया, मतलब मैं ये कहती हूँ कि दिन में एक नई चीज़ ज़रूर सीखो, चाहे किसी से भी सीखो आप। अपने छोटों से सीखो, अपने हम उम्र से सीखो, अपने बड़ों से सीखो, कौन कैसे बोल रहा है,
किसी से सच्चाई सीखी, किसी से ईमानदारी सीखी। तो आप जो भी सीखते हो, जैसा भी, ज़रूरी नहीं है कि बुकिश चीज़ें ही हम सीखें। सीखने के लिए बहुत है, लाइफ हमें टिल द एंड सिखाती है। बट सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और ग्रोथ तभी होगी जब आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छा करो, हमारा देश का, अपने घर का, सबका नाम रोशन करो, उन्हें प्राउड फील कराओ, और नॉलेज गेन करते रहो। तो आपकी ग्रोथ में हम सब की ग्रोथ है। और एज ए प्रिंसिपल आप उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, स्टूडेंट के पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखो। आपकी परवरिश, आपने जो सिखाया है वो आपके बच्चे में झलकता है। हमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कन्फ्यूज़न ज़रूर आ जा सकता है। कन्फ्यूज़न में क्लैरिटी डायरेक्शन से मिल जाती है। उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए, और बच्चे को खुद पे बिलीव बनाए रखना चाहिए। थैंक यू मैम, आप सो मैं आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी बातों को बच्चों के साथ और जो हमें देख रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू।